जी भारी बहुमत जो है ज्ञानेश बाबू हम लोग को दिलवा दिए हैं, तो ये बात तो ठीक है कि ये ज्ञानेश बाबू जी, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर, आप प्रधानमंत्री के पटिया भाजपा को काहे ज़्यादा दिलवा दिए सीट, हमको कम कर दिए महाराज। और जो पूरा खेल है ये माननीय प्रधानमंत्री और शाह जी ना खेल रहे हैं जी। और झुनझुना जो है वो बने हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश बाबू का ज्ञानू बाबू। यहाँ धरा गए ना बिहार में। एक जो मेरा रील है वो बहुत वायरल हुआ था, आप लोग को याद होगा। हम बोले थे कि बैलेट जो है पेपर से होना चाहिए, अच्छा, और नहीं तो हमारा भतीजा सबको मुश्किल हो जाएगा। ये बतिया हम कहे थे ना जी। हिमाचल प्रदेश में भी महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में भी है, तो फिर वहाँ पर ईवीएम जी जी ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं कह रही हूँ कि इनको नीतीश बाबू जैसा कोई व्यक्ति मिलेगा तभी इतना बड़ा हेर फेर कर पाते हैं। अगर नीतीश कुमार जी चाचा जी मेरे नहीं मिलते इनसे तो इतना बड़ा हेर फेर करने में ये सक्षम नहीं होते, इसलिए इनको बंगाल में दिक्कत आएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी समझ सकता है कि ये चोरी नहीं हो रहा है, ये डाका हो रहा है और आपके नाक के नीचे डाका डाला जा रहा है। मेन शैतान है वो ईवीएम है, और ये लोग ईवीएम से ये सारा चुनाव जीतने के लिए कॉन्फिडेंट है। लोकतंत्र में कोई नहीं कहता है कि मेरे से आगे कोई आएगा ही नहीं, अगर आप 50 साल तक हम ये ईवीएम के दम पर, पहले इन्होंने गुजरात में इसका प्रयोग किया, फिर उन्होंने हरियाणा में इसका ये किए, टेस्ट कर रहे थे, ये शातिर लोग हैं, फिर महाराष्ट्र में करते करते यहाँ बिहार तक आ गए हैं। हमारे साथ नीतीश जी की मिमिक्री करने वाली चर्चित महिला शैली विनोद जी हैं। कैसे देख रहे हैं, इस बार नीतीश जी को भारी बहुमत मिला है और 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो अरे भाई बहुमत मिला नहीं है हम लोग को, ज्ञानेश बाबू का जो है कृपा है। हम ज्ञानेश बाबू से पूछना चाहते हैं कि आए जी ज्ञानेश बाबू हमको काहे आप कम दे दिए। अब माननीय प्रधानमंत्री के पार्टी भाजपा को इतना आप सीटवा दे दिए, अब हमरा ये गर्दन पर न पड़ गया है जी। दोनों भाई तो मजबूत है, दोनों को भी बराबर सीट दिए थे। कौन दोनों? 101 दोनों सीट बराबर लिए थे आप लोग। देखिए वो सब से नहीं, सब जो है इलेक्शन कमीशन जो है ज्ञानेश बाबू जो कमिश्नर साहब है उनके कृपा से सब कुछ हो रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है 75 साल में कि सारा मशीनरी जो है उसको वेपनाइज, मतलब कि उसको जो है जीतने के लिए लगा दिया गया है। इतना बड़ा असंवैधानिक काम हम पहले भी कह रहे थे। एक जो मेरा रील है वो बहुत वायरल हुआ था, आप लोग को याद होगा। हम बोले थे कि बैलेट जो है पेपर से होना चाहिए, अच्छा, और नहीं तो हमारा भतीजा सबको मुश्किल हो जाएगा। ये बतिया हम कहे थे ना जी। अच्छा, बैलेट पेपर से होना चाहिए था, आप बोल रहे हैं। पूरा दुनिया में ना होता है बैलेट पेपर से, तो इसीलिए बताइए कि न्यूयॉर्क में जोहान ममदानी है वो कैसे जीता, बैलेट पेपर से हुआ इसीलिए। नहीं तो कभी ट्रम्प उसको जीतने देता जी। कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है। जी जी, तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी ही नहीं हुई है। मैं कह रही हूँ कि 3-4 तरीका है इनका। बहुत इनका प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है। ये जो भाजपा और मोदी शाह जी जो हैं उनका ये चारों तरफ से सारा इन्हीं की मशीनरी है या इनका घेराव है। तो इस घेराव से इतना आप निकल नहीं सकते, बहुत मुश्किल है जब तक कि सारे लोग अवेयर नहीं हो जाएं। और राहुल गांधी जी कर भी रहे हैं, उसी का एक पार्ट हूँ मैं कि राहुल गांधी जी के चलाए हुए अवेयरनेस प्रोग्राम उनको मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैंने भी रिसर्च किया और मैं भी जानी कि ये वोट चोरी क्या चीज़ है। तब तक आपको पता नहीं चलता, ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है। पहले ये शुरू हुआ हरियाणा से आपके, फिर वो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, फिर बिहार में कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि जो अगली पार्टी है वो जीत गई, मैं कह रही हूँ कि वो जीते हैं ही नहीं। आप जो है और इन्होंने देखिए इनका देखिए कि ये कैसे जो है सीट ले रहे हैं। आपने देखा है कि जो जीता हुआ सीट है उसमें 10 सीट है अगर, तो कॉमन शुरुआत का नंबर 100, 100 सब में है। आपने देखा है क्या? देख कर आप आए हैं? और विजय चौधरी जो है, जो विजय सिन्हा सॉरी, सम्राट चौधरी और 2-4 और लोग का एक ही नंबर शुरुआत का जो
फर्स्ट 4 डिजिट है, एक ही है, एकदम मैकेनिकल है वो मशीन से। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ईवीएम है। ईवीएम जो है, जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, बड़े बड़े जो आपके जो ये हैं आईएएस ऑफिसर्स हैं और आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है इस पर 2019 में ही कि ईवीएम जो है वो टेम्परेबल है, हैकेबल है, उसको हैक किया जा सकता है, टेम्पर किया जा सकता है। जिसको धरातल पर भी लोग बोल रहे हैं, वो सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भाई वोट देते हैं जब हम लालटेन को या पंजा को, तो कमल को कैसे चला जाता है? सिंपल लैंग्वेज में एक महिला पूछती है। तो यहाँ पर काम था ज्ञानेश बाबू का, इलेक्शन कमिश्नर का, संज्ञान लेने का कि अगर हमको गलत भी शक का कीड़ा हुआ है, ठीक है ना, अगर हम बोल रहे हैं कि कमरा में जो है भूत है, ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं और कमरा में अंधेरा है, तो आप हमको खोल के दिखा दीजिए, इतना सिंपल है कि देखो भाई भूत नहीं है, लाइट जला करके, आप समझ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने कभी किसी चीज़ का संज्ञान ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो जो है वो मोदी शाह जी के आदमी हैं। अब जो है उनको चुनता कौन है? चुन जो रहा है वो होम मिनिस्टर चुन रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर चुन रहे हैं और एलओपी। तो बैलेंस नहीं है ना। चुनने वाला 2 आदमी, 3 में से एक जुडिशरी होता था, ठीक है। हमको आपको चुनना है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को चुनना है, तो पक्षपात कैसे नहीं होगा? पहले था कि एक रहेगा प्राइम मिनिस्टर चुनने वाला, एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा इलेक्शन कमिश्नर को चुनने वाला, और एक रहेगा जुडिशरी। तो इन लोगों ने जुडिशरी को हटा दिया, ठीक है, एलओपी को तो रखा। तो बैलेंस नहीं है ना, एक एलओपी है और 2 है, तो 2 जो जिसको बोलेगा वही चुनाएगा। तो ज्ञानेश बाबू इनके आदमी हैं, ठीक है, वो कोई इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। पूरी जो इलेक्शन जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, ये खुद ही शर्मिंदा है इन पे कि आज तक ऐसा भारत के इतिहास में नहीं हुआ था। क्योंकि इनको राहुल गांधी जी को जाके सवाल ये कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे। अरे इनको राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहिए था कि राहुल गांधी जी संज्ञान में लाए हैं वोट चोरी को। देखिए 3-4 तरीके से घेर रहे हैं विपक्ष को। विपक्ष कभी भी जीत नहीं सकता है इस सिस्टम से। मैं आपको बताती हूँ कैसे, ये आम जनता भी देखे। इनका 3-4 तरीका है। मैं कह रही हूँ ना, प्लान A, B, C, D ये सब तरीके से घेर रहे हैं। SIR है जिसमें ये जो है वोट काट देते हैं। इनको पता होता है एक बूथ पर ये 40-50 वोट भी काटेंगे अगर, तो आप समझिए कि कितना, अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में अगर बहुत सारा बूथ है तो कितना। संदेश का ही एक मामला है, वहाँ 27 वोट से हार हुई है आप खुद वहाँ से हमारे कैंडिडेट हार ही नहीं सकते थे, ठीक है, उनका इतनी पॉपुलैरिटी है। उसी तरीके से आपका बेगूसराय में अमिता भूषण जी हैं। अब आप बताइए कि मैथिली ठाकुर हैं जो अली नगर से मुस्लिम यादव डोमिनेटेड जो है एरिया है और कंस्टिट्यूएंसी है, जहाँ पर वो विकास का काम क्या बताती हैं कि हम जो है अली नगर का जो नाम है बदल करके सीता नगर कर देंगे। आपको क्या लगता है वास्तव में कि वो उनकी अपनी जीत है? तो मोदी जी का हाथ उन पर डायरेक्ट, तो मोदी जी का हाथ, देखिए हाथ और पैर रहने से नहीं होता है कि हम आप पर हाथ रख दिए तो आप क्या हो जाइएगा, हम पर कोई हाथ रख दिया क्या, कि विनिबिलिटी उनकी नहीं थी। बात है कि किसी का हाथ नहीं है, मशीन का हाथ सबके ऊपर है, ईवीएम का, जिसमें 3-4 सबसे मेन ईवीएम है जिसको लोग बात कर रहे हैं। 2019 में जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, जो और कौन लोग थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि ये जो है ईवीएम मशीन, पूरी दुनिया ईवीएम मशीन छोड़ दिया। आप खुद से सोचिए कॉमन सेंस से, विकसित देशों ने क्यों छोड़ दिया? जो मेरा एक रील वायरल हुआ था, मैंने उसमें कहा था ये कि विकसित देशों ने क्यों छोड़ दिया ईवीएम मशीन को, और हम अभी तक रखे हुए हैं। जर्मनी ने तो बिल्कुल कंप्लीट बैन किया हुआ है उस पर। अभी न्यूयॉर्क में जोहान ममदानी जो है वो बने हैं मेयर, तो वो बैलेट पेपर से हुआ, इसीलिए वहाँ पर अगर मशीन से होता तो वो भी हार जाते, उनको ट्रम्प हरवा देते। आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, मैं महागठबंधन सिर्फ ईवीएम पर नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा। एक ईवीएम है वो हैकेबल है, टेम्परेबल है। दूसरा है कि आपका ये जो SIR है, ये इन्होंने काटा लोगों का, ठीक है ना, नाम किन लोगों का काटा, इन लोगों ने, ये काम है इलेक्शन कमीशन का कि किन लोगों का आपने नाम काटा है, जानने का तो हक है ना। इन लोगों ने नहीं बताया कि किसका नाम, किन लोगों का नाम जोड़ा, ये भी नहीं बताया। फिर 10-10 हज़ार रुपया देना और पैसा देना, ये वोट की खरीदी है। पहले नहीं होता था, दारू नहीं मिलता था, वोट की खरीदी नहीं होती थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन
इलेक्शन कमिश्नर का, मेरा मोदी साहब जी से भी सवाल नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। ट्रेन से लेकर के लोगों को आप आ रहे हो, आप बगल में भी अपने वोटर को लेकर नहीं जा सकते हो, आप बगल में भी, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आचार संहिता है, उसका उल्लंघन है, समझ रहे हैं। और आप हरियाणा से ट्रेन में भर भर करके आप वोटर ला रहे हो। तो सिर्फ एक चीज़ नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ कि 3-4 तरीके से चारों तरफ से इनकी घेराबंदी है, जिसमें लोग, ये ऐसा चक्रव्यूह है कि लोग नहीं निकल सकता। हम और आप आपस में सोचते रहें। और ये सब, एक और प्रश्न आता है कि भाई टिकट सही व्यक्ति को नहीं दिया, तो ये हर पार्टी में होती है कि टिकट जो है, हो सकता है कि जो व्यक्ति चाहा था उसको नहीं मिले, 4 लोग नाराज रहेंगे, ये हर पार्टी में होती है। लेकिन वही होता है ना कि जो जीता वही सिकंदर। हम ये नहीं कहे जो बेईमानी किया वही सिकंदर यहाँ पे हो गया है। आप समझ रहे हैं, जो बेईमानी किया वही सिकंदर। कई आरोप बता दें कि ईवीएम में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ ईवीएम ही मेन शैतान है, वो ईवीएम है। और ये लोग ईवीएम से ये सारा चुनाव जीतने के लिए कॉन्फिडेंट है। लोकतंत्र में कोई नहीं कहता है कि मेरे से आगे कोई आएगा ही नहीं, अगर आप 50 साल तक हम, ये ईवीएम के दम पर, पहले इन्होंने गुजरात में इसका प्रयोग किया, फिर उन्होंने हरियाणा में इसका ये किए, टेस्ट कर रहे थे, ये शातिर लोग हैं। फिर महाराष्ट्र में करते करते यहाँ बिहार तक आ गए हैं और यहाँ पर सफल हो गए। ईवीएम भी आप बता रहे हैं, दूसरे की महिलाओं को जो 10-10 रुपया दिए, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। जी बिल्कुल, हो सकता नहीं है, वो भी है। मजदूरों को जो है भर भर कर लाया गया वोटिंग के समय, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। जी वो हो सकता नहीं, वो है, मैं कह रही हूँ। हो सकता है क्या? आप उसको गलत इंटरप्रेट करो, सही इंटरप्रेट करो, जो मैं बोल रही हूँ आपको। यही फैक्टर है, ये जो है इनकी घेराबंदी है, चारों तरफ से घेर रहे हैं आपको कि ये प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी, प्लान बी नहीं तो सी। और ये मैं बता रही हूँ कि ये हर एक बूथ पे नहीं करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आप सब पर, अब कुछ पर भी कर लीजिएगा तो इलेक्शन का रिजल्ट है, टोटल बदल जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इलेक्शन क्यों चिंता की बात है ये दुनिया में, कि ये इलेक्शन जो मशीनरी है ना, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। मतलब कि मोदी शाह के इलेक्शन कमिश्नर हो गए, जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ था। क्योंकि जब TN शेषन थे या बाकी लोग जो थे, अगर कुछ इस तरीके की बात होती थी तो वो संज्ञान लेते थे। अच्छा ठीक है मैम। तो जिस तरह से पिछले साल भी चुनाव झारखंड में हुआ, महागठबंधन की सरकार बनी, हिमाचल प्रदेश में भी महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में भी है, तो फिर वहाँ पर ईवीएम जी ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं कह रही हूँ कि इनको नीतीश बाबू जैसा कोई व्यक्ति मिलेगा तभी इतना बड़ा हेर फेर कर पाते हैं। अगर नीतीश कुमार जी, चाचा जी मेरे नहीं मिलते इनसे, तो इतना बड़ा हेर फेर करने में ये सक्षम नहीं होते, इसलिए इनको बंगाल में दिक्कत आएगी। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार के वजह से ये सब हेर फेर हो रही, बंगाल में दिक्कत हो। जी क्योंकि नीतीश कुमार जी ने नीतीश कुमार जी को इन्होंने तोड़ा ही इसीलिए, अपने तरफ किया ही, उनका कुर्सी के लालच को इन्होंने भांप लिया। और ठीक है, जब ये अगर उस दूसरी पार्टी है, अगर बंगाल में ये ममता बनर्जी ही इनसे मिल जाए, अगर बंगाल में ममता बनर्जी ही जो है तृणमूल कांग्रेस है, TMC, अगर इनके साथ हो जाए, इनकी एलाई हो जाए, तब तो फिर गेम आसान है, विनिंग गेम है, जीता हुआ गेम है। आप समझ रहे हैं? तो आप SIR भी करवा दीजिएगा आराम से। तो SIR तो होगा, मोदी जी हाल ही में बोल रहे हैं कि अब गया से नजदीक है पश्चिम बंगाल। आप हमको बताइए कि जो पूर्व चुनाव आयुक्त जो हैं, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, तो वो उन्होंने कहा कि जिस काम में हमको, आप निकाल के देखिएगा, 30 साल लग जाते थे, ये 3 महीना में कर दे रहे हैं। जो काम में सालों साल लगता है करने में, SIR करने में, इलेक्शन कार्ड बनाने में, वेरीफाई करने में, वो सारा काम ये बस 3 महीना में कर दे रहे हैं। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अब तो 12 राज्यों में SIR अब होने वाली है। देखिए, ये SIR करके पूरे देश पर इस तरीके से कब्जा करना चाहते हैं, और धीरे धीरे मीडिया आपको कन्विंस कर देगी कि भाई देश के लिए यही लोग ज़रूरी हैं। कई लोग ये भी बात करते हैं, अगर उनको पता भी चल गया कि ये वोट गड़बड़ है, उनको दिख रहा है, जैसे मेरी माँ जो है, हम लोग सवर्ण समाज से आते हैं और एक सामंती परिवार है मेरा। लेकिन सबसे पहले जब रिज़ल्ट आया तो मेरी माँ ने क्या बोला कि नहीं, ये सही नहीं रिज़ल्ट है, ये तो फ्रॉड है। मेरी मम्मी का सबसे पहले कॉल आया है मुझे कि ये तो वोट फ्रॉड है, वो तो सही बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। तो मैंने कहा कि मम्मी ये बताइए कि जो वोट फ्रॉड का, जो बात करने का सबसे श्रेय पहले किसको जाता है? लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं, मैं भी यहाँ बैठ के कर रही हूँ, किसके बदौलत कर रही हूँ? अपने राहुल गांधी जी के कारण। तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं कांग्रेस में, मैं फिर से बोल रही हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे जुड़ी हूँ, क्योंकि मुझे ये खतरा मैं भांप सकती हूँ। कई लोग सोच रहे हैं ना कि जो लोकतंत्र है,
भारत को विकसित करने के लिए लोकतंत्र नहीं चाहिए, वो मन ही मन जान रहे हैं इसी टाइप का कोई फ्यूडल चाहिए। तो इसीलिए वो चुपचाप कि कौन रिप होऊं हमें कहानी। जो सवर्ण समाज है, जो सामंती समाज है, उसको कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कोई भी आ जाए हमें कहानी, हम तो आराम से हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे कोई भी सरकार आ जाए तो मुझे क्या हानि होगी। मेरा तो बिल्कुल, अगर ए प्लान नहीं काम करेगा तो बी प्लान काम करेगा। मेरे तरफ तो एक सुरक्षा कवच है ना। सही है, हम समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा बिहार में उठाया, कहा जा रहा है कि जब एसआईआर का मुद्दा उन्होंने उठाया तो उतनी मजबूती से जो है मतलब लोगों तक नहीं जुड़ पाए चुनाव के समय तक, वो विदेश भी चले गए। राहुल गांधी जी ने जितना जोर शोर से ये किया, और भीड़ जो थी वो प्रायोजित भीड़ नहीं थी, ऑर्गेनिक बहुत ही नेचुरल भीड़ आई हुई थी, ठीक है ना। चारों तरफ जहाँ भी वोटर अधिकार यात्रा हो रहा था तो, और तेजस्वी यादव के भी आपने रैली में अगर देखा होगा तो कि भीड़ जो थी कितनी ज़बरदस्त थी। तो वो क्या वोट में ट्रांसलेट नहीं होता? आपको क्या लगता है इनके 10,000 रुपया देने के बावजूद भी कुछ महिलाओं का भीड़ हुआ था नीतीश कुमार जी के उसमें? लेकिन आप कई भी जो अपने मोदी जी, वो लाई हुई और प्रायोजित भीड़ थी, पैसा से लाई हुई, यहाँ पटना में भी चारों तरफ। तो हवा, और जो आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश चले गए, तो यहाँ बम फटने पर हमारे प्रधानमंत्री उसी दिन भूटान, आपको पता है ना कि चले गए जन्मदिन मनाने। तो ये नहीं होता है कि मैं अगर यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं जा कर के अपना कपड़ा प्रेस नहीं करूँगी घर में। मैं आपसे पूछ रही हूँ, पौधा लगाने का काम करती हूँ वो नहीं करूँगी। नहीं, जमीनी मैं स्तर बच्चों पर को कहा जा रहा है पढ़ाती। कि महागठबंधन के कई ऐसे लीडर, मतलब तेजस्वी यादव अकेले पड़ गए, चुनाव प्रसार में भी काफ़ी अकेले थे, और उधर एनडीए में जो है काफ़ी चुनाव प्रचार स्टार्टअप भी, कई गायक, कई राज्यों के जो है मुख्यमंत्री भी मौजूद थे बिहार में। तो इस एक तरफ देखा जा रहा है कि काफ़ी कमज़ोर महागठबंधन पड़ गई थी। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आपसे ही कि क्या आपने तेजस्वी यादव जी की सभाएं देखी हैं? हमने तो देखी, आपने देखी है तो आप खुद जान सकते हैं कि क्या उसमें भीड़ कम थी? क्या वो लाई हुई भीड़ आपको दिख रही थी? आप खुद से ईमानदारी से सोचो कि वो क्या लाई हुई भीड़ आपको दिख रही थी? मैं समर्थन कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव अकेले थे। मैं ये कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव अकेले थे, अगर चाहते तो प्रियंका गांधी भी काफ़ी भीड़ ला सकती थी, राहुल गांधी भी कई सभा करते थे। देखिए सब कोई अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग जो है वो काम करते रहते हैं। इसमें नहीं कि सब एक ही साथ हाथ पकड़ करके बोले जहाँ पर, और नहीं। और जो जैसे कि कई बार लोग बोल रहे हैं कि वो आप लोग मुद्दों की बात नहीं कर रहे। मुद्दों की बात तो महागठबंधन ही कर रही थी, पलायन की और रोजगार की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, और जो जिस तरीके से देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही, तो मुद्दों की बात जो महागठबंधन ही कर रही थी। जो ये एनडीए वाले ही मुद्दों की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव जो है वो मैनेज करके जीतेंगे, ईवीएम को हैक करके जीतेंगे, वो सारा जो है तंत्र जो है वो फ्रॉड करके जीतेंगे। इसीलिए वो चिंता नहीं करते हैं मुद्दों की बात पर। अगर ऐसा रहा तो एनडीए कई साल तक तो है सरकार में रहेगी, फिर तो विपक्ष की पार्टी आ ही नहीं सकती है। वही तो चिंता है। और मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपकी चिंता है, आप आए हैं, कम से कम मुझसे बाइट ले रहे हैं कि देखिए विपक्ष जो है उसको इस तरीके से इन्होंने रिड्यूस किया है। ज्ञानेश कुमार जी की कृपा है। मैं मोदी साहब से मेरा सवाल नहीं है, मुझे ज्ञानेश जी से सवाल है कि ज्ञानेश जी, यही भारत एक समय में यहाँ इंडिया में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए विश्व गुरु माना जाता था, और यही चुनाव आयोग, इसकी रेपुटेशन की दुनिया में धज्जियां उड़ गई हैं। ज्ञानेश कुमार जी, आपने क्या किया है? आप यहाँ पर अपना कुछ भी लालच के कारण ही आपने किया, लेकिन आपने अपनी जाति, अपनी बिरादरी का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है आपने, ज्ञानेश कुमार जी। तो मैं ज्ञानेश कुमार जी, और दूसरे हैं, मैं नाम भूल रही हूँ तुरंत से, तो वो ये तीनों जिम्मेदार है। देखिए पहले भी होता था चुनाव, जैसे कि जब भी अगर किसी को ईवीएम पर शक भी हो जाए ना, तो ये काम है इलेक्शन कमिश्नर का कि वो शक को हटाए। अगर कोई अगर कहीं से बूथ से गड़बड़ी की, ऐसा होता था कि बूथ से गड़बड़ी का खबर आया तो इलेक्शन कमिश्नर संज्ञान लेता था, अगर उसको सही लगता था तो उस इलेक्शन को रद्द भी करवाता था। इस बार भी तो 45 दिनों का मोहलत दिया गया है, 45 दिनों तक ईवीएम को सुरक्षित रखा जाएगा। अरे क्या बातें कर रहे हैं आप, तो खुद आपको पता है, मेरे मुंह से मैं बोलती हूँ, जो पहले डाटा साल भर रखा जाता था 45 दिन में क्यों नष्ट करवाया जा रहा है? क्यों सीसीटीवी फुटेज जो है उसको रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है? ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी समझ सकता है कि ये चोरी नहीं हो रहा है, ये डाका हो रहा है, और आपके नाक के नीचे डाका डाला जा रहा है कि ये लोग जो है कि सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं करते हैं।
कि कितने लोग काटे गए एसआईआर में, उसका लिस्ट नहीं बताते हैं, कितने लोग जोड़े गए उनका नाम नहीं बताते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करके लोगों को पैसा भी बांटते हैं, उन्हीं लोगों को ड्यूटी भी लगा देते हैं, ठीक है। दूर दराज से आप ट्रेनों में भर भर कर के लाते भी हैं, और कई एक व्यक्ति जो है कई जगह पर वोट भी देता है। तो ये संज्ञान नहीं, ज्ञानेश कुमार जी तो पूरा खेला वही खेल रहे हैं। मेन विलेन ज्ञानेश कुमार जी इलेक्शन कमिश्नर है। पूरा आप लोग इलेक्शन कमीशन पर हैं। हाँ, इलेक्शन और ईवीएम मशीन जो है, ये ईवीएम मशीन बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये टेम्परेबल है, हैकेबल है। चलिए, काफ़ी लंबा बातचीत हो गई मैम, लेकिन अब नीतीश कुमार जी की थोड़ी मिमिक्री कर दी। भारी बहुमत आई है नीतीश कुमार जी को। और जी भारी बहुमत जो है ज्ञानेश बाबू हम लोग को दिलवा दिए हैं, तो ये बात तो ठीक है कि ये ज्ञानेश बाबू जी, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर, आप हम प्रधानमंत्री के पटिया भाजपा को काहे ज़्यादा दिलवा दिए सीट, हमको कम कर दिए महाराज, हमारा भतीजा सबको इतना कम कर दिए महाराज। लेकिन एक बात हम फिर कहते हैं, हमारा भतीजा लोग के लिए एक अच्छा खबर है, इतना कम भतीजा लोग को किए तबे ना ज्ञानेश बाबू धरा गए। जीत कैसे गए आपके भतीजा? देखिए, हर जगह नहीं करता है इलेक्शन कमिश्नर, जो कमाल है ना अपना ये मशीन से, एसआईआर से लालच दे करके, ठीक है, दूसरा जगह से वोटर लोग को मंगवाने में, ये सब चारों तरफ से घेराबंदी करके हर बूथवा पे चीजवा नहीं करता है। और लेकिन कुछो बूथ पर, कुछो कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कर देगा तो परिणाम तो बदल ही जाएगा ना जी। तो आप भतीजा को तो मौका दे ही नहीं रहे थे, आप तो अचेत अवस्था में चले गए थे, कई बार आरोप लगा रहे थे कि आपका सेहत ठीक नहीं है। देखिए, हमारा सेहत तो वास्तव में नहीं ठीक है, हमको खाली कुर्सी याद है। और जो पूरा खेल है ये माननीय प्रधानमंत्री और शाह जी ना खेल रहे हैं जी। और झुनझुना जो है वो बने हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश बाबू का, ज्ञानू बाबू यहाँ धरा गए ना बिहार में। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी इस बार सीएम तो बनेंगे, लेकिन एक ही साल 6 महीना के लिए बनेंगे, फिर उनको हटा दिया जाएगा। हम ये ना कह रहे हैं ज्ञानेश बाबू को कि आए ज्ञानेश बाबू, काहे आप जो है माननीय प्रधानमंत्री के पटिया को इतना सीट दे दिए, हमको इतने ही गिन के सीट दिए जिसमें हमारा जो टोटी है वो पकड़ायल रहे, कोई मतलब है जी? बताइए। मोदी जी का हाथ था मैथिली ठाकुर पे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैथिली ठाकुर कम उम्र में विधायक बन गए। आए जी ज्ञानेश बाबू, जो मैथिली है हमारे बेटी, उसको आप जितवा दिए जी। हाँ सही, कितना बढ़िया काम किए, देखिए कितना विकास का बात की थी मैथिली। कह रही थी कि जब हम आएंगे सत्ता में तो अली नगर का नाम बदल करके जानकी नगर कर देंगे। बताइए, ये सब कितना विकास वाला बात है। और वहाँ सब मुसलमान और यादव लोग मिलके मैथिली को वोट किया। ये बात को ज्ञानेश बाबू कोई पचा पाएगा? आपका धन्यवाद है ज्ञानेश बाबू, कितना बढ़िया बढ़िया सबको आप जितवा दिए हैं, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ शैली विनोद जी थे, जो कि काफ़ी मिमिक्री करते हैं नीतीश कुमार जी के आवाज़ में, और इन्होंने तमाम जो है चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन पर जो है इन्होंने कई गिनतियाँ जो है गिनाई कि किस तरह से इस बार भी जो है इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी का मुद्दा हो या 10,000 रुपया का मुद्दा हो या जीविका दीदी को लेकर कई तरह के मुद्दे जो है इन्होंने गिनवाए। बाकी इनकी पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।